हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्रेकआउट सीरीज का एक और एपिसोड ब्रेकआउट टू द रूफ को, जो 2010 में आई थी। हर एपिसोड की तरह ये भी एक सच्ची घटना पर बना है। इस सीरीज की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और मुझे भी ये एपिसोड काफी पसंद आया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम अल्मायरा स्टेट प्रिजन को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क शहर में है। फिर उस प्रिजन में हम टिमिटी नाम के एक कैदी को देखते हैं, जिसे सारे कैदी टिम नाम से बुलाते हैं। दरअसल टिम ने एक घर में चोरी की थी, लेकिन चोरी करते समय उससे एक औरत का खून हो गया था। इसीलिए टिम को 49 साल की सजा सुनाई गई, जो कि एक उम्र कैद के बराबर है। दरअसल टिम एक छोटे से गाँव में रहने वाला एक आम लड़का था, जो की जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसीलिए वो जेल की 4 दीवारों के बीच ऊब चुका था। जेल जाने के बाद टिम ने प्रिजन और कोर्ट से बेल के लिए हर तरह की अपील की, लेकिन हर बार उसकी अपील खारिज कर दी गई। अब टिम के पास खुद को जेल से आजाद कराने का बस एक ही रास्ता बचा था। इसीलिए उसने सोच लिया कि अब वो जेल से भाग जाएगा। लेकिन उस जेल में एक सेंटर गेट भी था, जहां 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं। वहां से गुजरने वाले हर कैदी को पूरी तरह चेक किया जाता, ताकि एक एरिया की चीज को दूसरे एरिया में ना ले जाया जा सके। लेकिन वो गार्ड सिर्फ उन कैदियों की ही तलाशी लेते जिन्हें वो अच्छी तरह से जानते नहीं थे, या फिर जो नए कैदी थे। जो कैदी पुराने हो चुके थे उन्हें हर बार चेक नहीं किया जाता, क्योंकि पुराने कैदियों के अच्छे बर्ताव की वजह से गार्ड्स उनके दोस्त बन गए थे। उनमें से एक टिम भी था। टिम को जेल में जैसा करने कहा जाता वो वैसा ही करता। वो हमेशा गार्ड्स की बात मानता। उसने कभी भी गार्ड्स और बाकी कैदियों को परेशान नहीं किया, जिससे गार्ड्स और टिम के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब टिम जेल के चारों तरफ घूमकर मुआयना करता है कि कहीं जेल के आसपास कोई बड़ी दीवार या कोई तारों की फेंस तो नहीं लगी। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ कोई फेंस या कोई बड़ी दीवार नहीं थी। आगे टिम घूमते फिरते जब जेल के प्लेग्राउंड के एरिया में पहुंचा, तब अचानक उसका ध्यान वहाँ की छत पर बनी एक खिड़की जैसी चीज पर गया। दरअसल वो जेल में लगी वेंटिलेशन शाफ्ट का एंट्रेंस था, जहां आराम से घुसा जा सकता था। लेकिन वो वेंटिलेशन शाफ्ट जेल के F ब्लॉक के ऊपर थी। तब टिम सोचता है कि अगर वो ऊपर के ब्लॉक में किसी तरह पहुंच गया तो वो वहां की सीलिंग में छेद करके वहां से छत पर निकल सकता है और आराम से वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच सकता है। फिर उस वेंटिलेशन शाफ्ट में घुसकर वो F ब्लॉक की दूसरी तरफ जा सकता है। फिर किसी चीज की रस्सी बनाकर जेल की छत से नीचे उतरकर भाग सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि उसका सेल ग्राउंड फ्लोर पर था, और वो किसी बहाने ऊपर तक पहुंच भी गया तो उसे रोज वहां जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन टिम ने इसका रास्ता भी खोज लिया। वो जेल के यार्ड में जाकर मॉर्गन नाम के एक कैदी से मिलता है, जिसका सेल ऊपर के फ्लोर पर था। इसीलिए वो मॉर्गन से दोस्ती करता है। अब हम मॉर्गन के बारे में कुछ जानते हैं। दरअसल मॉर्गन को 25 साल की सजा हुई थी, क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर को शॉटगन से शूट करके उसके कुछ पैसे लेकर भाग गया था, जिससे टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। बातों ही बातों में टिम को पता चला कि मॉर्गन भी एक गाँव में रहने वाला लड़का है। फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और जब टिम को मॉर्गन पर पूरा भरोसा हो गया, तब टिम ने उसे जेल से भागने का प्लान बताया। लेकिन खुदाई के टूल्स के बिना उनके भागने का प्लान बस एक सपने की तरह था, क्योंकि उन्हें सीलिंग में छेद करने के लिए एक मोटे कंक्रीट की परत को तोड़ना होगा, जो कि बिना टूल्स की मदद से नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं टिम एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट भी था। उसकी पेंटिंग का हर कैदी और गार्ड कायल थे। इसीलिए एक सिक्योरिटी गार्ड उसे आने वाले क्रिसमस के लिए जेल के क्रिसमस डेकोरेशन को पेंट करने का काम देता है। और यही से टिम की किस्मत भी चमक उठी, क्योंकि जाहिर सी बात है काम करने के लिए उसे प्रिजन के वर्कशॉप में भेजा जाएगा। वहाँ जाते ही टिम मन ही मन खुशी मनाने लगा, क्योंकि जेल से भागने के लिए उसे जितने भी टूल्स की जरूरत थी वो सारे टूल्स उस वर्कशॉप में मौजूद है। लेकिन उसे पता था कि वर्कशॉप में उसे ज्यादा समय के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि उसका काम ज्यादा दिनों का नहीं था। इसीलिए उसने अपना दिमाग चलाया और वहाँ जितने भी काम करने वाले कैदी थे टिम उनकी मदद करने लगा, जिससे हर किसी को उसकी जरूरत पड़ने लगी। अब वो ज्यादा समय तक वर्कशॉप में टिक सकेगा। इसके बाद टिम मॉर्गन से कहता है कि वो गार्ड से बोलकर अपने सेल में एक नया सेलमेट बुला ले। मॉर्गन ऐसा ही करता है, और उसे अप्रूवल मिलने के बाद टिम को मॉर्गन के सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि F ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर था। यह किस्मत टिम का पूरा साथ दे रही थी। वो जैसा चाह रहा था वैसा ही हो रहा था। उस रात वो दोनों मिलकर सोचते हैं कि उन्हें सेल की सीलिंग में छेद कहाँ करना है। तब मॉर्गन बताता है कि उनके सेल के दरवाजे के पास का कोना उनके लिए बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि जब गार्ड उन्हें चेक करने आएंगे तब वो बाहर से सेल के दरवाजे के अंदर ऊपर का वो कोना देख नहीं पाएंगे। इसीलिए टिम अपना बेड उस कोने के नीचे सरका लेता है, और वो दोनों अपने कपड़े और टॉवेल उसी कोने के नीचे वाले दरवाजे के हिस्से पर लटकाते हैं, ताकि गार्ड को वो
दोनों तो दिखे लेकिन वो कोना कभी ना दिखे। अब बस उन्हें टूल्स की जरूरत थी जिससे वो सेल की सीलिंग को खोद सके। लेकिन टीम के लिए वर्कशॉप से हथौड़ा चुराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वर्कशॉप से अपने सेल में जाने के लिए उन्हें सेंटर गेट पार करना होगा, जहाँ सारे कैदियों को चेक किया जाता है। अगर गार्ड ने गलती से भी टीम को चेक कर लिया तो वो बुरी तरह फंस सकता है। तभी टीम की नजर वहाँ रखे कुछ स्क्रू पर पड़ी जो कि सिर्फ 3 इंच के थे, जिन्हें कपड़ों में कहीं भी छुपा कर ले जा सकते हैं। इसीलिए टीम 4 स्क्रू उठाकर अपने पेट पर रखता है और उसके ऊपर सेलो टेप लगाता है, जिससे वो स्क्रू उसके पेट पर चिपक गए। इसके बाद टीम वहाँ रखी एक पेंटिंग उठाकर अपने पास रख लेता है ताकि सेंटर गेट पर वो गार्ड को दिखाकर उसे इम्प्रेस कर सके। अब टीम डरते हुए सेंटर गेट की तरफ बढ़ा। उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और सारे गार्ड उस पर नजर रखने लगेंगे। इसीलिए वो डरते हुए सेंटर गेट तक पहुंचता है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी उसका साथ देती है। सेंटर गेट पर उस दिन जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो टीम का अच्छा दोस्त था। टीम वहाँ जाते ही उस गार्ड के हाथ में पेंटिंग थमा देता है, जिसे देखकर वो गार्ड इम्प्रेस हो गया। लेकिन तभी वहाँ दूसरा गार्ड भी आ गया जिससे टीम की दोस्ती नहीं थी। उसे देखकर टीम और ज्यादा घबराने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था वो गार्ड टीम को जरूर चेक करेगा। तभी उसके पहचान वाला गार्ड बिना चेक किए टीम को अंदर जाने कहता है। यहाँ एक बात तो साफ थी, टीम को अच्छी तरह पता था कि जेल के स्टाफ को अपनी बातों में कैसे फंसाना है। अपने सेल में जाने के बाद टीम मॉर्गन को स्क्रू दिखाता है, जिससे वो दोनों सीलिंग में छेद करने वाले थे। लेकिन उनके लिए एक और परेशानी थी। 6x10 के सेल में बाहर से लाई हुई चीज को छुपाना बहुत रिस्की था, क्योंकि गार्ड कभी भी सेल को चेक करने आते हैं। लेकिन अगर उन्हें जेल से भागना है तो इतना रिस्क उठाना ही होगा। अब 7 मार्च 2003 को वो दोनों स्क्रू से सीलिंग में छेद करना शुरू करते हैं और उनमें से एक सेल के गेट पर खड़े होकर गार्ड पर नजर रखता है। लेकिन एक छोटे से स्क्रू को हाथ में पकड़कर कंक्रीट में छेद करना बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद उन्हें गार्ड के आने की आहट हुई, इसीलिए टीम स्क्रू को छुपा देता है। लेकिन अब सीलिंग पर स्क्रू के खरोचने के निशान बन गए थे, इसीलिए टीम अपनी पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले ब्लैक शीट को सीलिंग पर चिपका देता है। दरअसल टीम एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, इसीलिए उसे पेंटिंग में लगने वाला सामान रखने की परमिशन थी। अब सीलिंग भी ब्लैक थी, इसीलिए वो आर्ट शीट पूरी तरह से सीलिंग के साथ मैच हो गई। लेकिन अब उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि सीलिंग में छेद करने के लिए उन्हें अच्छे टूल की जरूरत होगी। अब मार्च महीने का दूसरा हफ्ता शुरू होता है। वर्कशॉप में काम करते समय टीम को वुड प्लेनिंग मशीन का हैंडल दिखाई दिया और मशीन खराब होने की वजह से उस हैंडल का वर्कशॉप में कोई काम भी नहीं था। उसे वो हथौड़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। तब वर्कशॉप में टीम से मिलने मॉर्गन आया और बातें करते हुए टीम ने मॉर्गन को वो लोहे का हैंडल दे दिया। फिर मॉर्गन वहाँ से चला गया। लेकिन टीम को इस बात का डर था कि कहीं मॉर्गन सेंटर गेट पर पकड़ा न जाए। जब टीम अपना काम खत्म करके सेल में पहुंचा तब वो मॉर्गन से हैंडल के बारे में पूछता है। मॉर्गन बताता है कि उसने हैंडल छुपा कर रखा है, मतलब उसने सेंटर गेट के गार्ड्स को चकमा दे दिया था, क्योंकि टीम की तरह मॉर्गन का बर्ताव भी गार्ड्स के लिए काफी अच्छा था। इसीलिए उसे भी गार्ड्स ने सेंटर गेट पर चेक नहीं किया। इसके बाद टीम उस लोहे के हैंडल पर बहुत सारा टेप लपेटता है ताकि स्क्रू को ठोकते समय कम से कम आवाज हो। जब जेल में बाकी कैदियों और गार्ड्स की आवाजें ज्यादा होती थी तब वो दोनों स्क्रू और हैंडल से सीलिंग की खुदाई करते ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे। कुछ दिन खुदाई करने के बाद जो कंक्रीट का मलबा निकला वो उसे पानी पीने के ग्लास में डाल देते, जिसके बाद उस मलबे को टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता। लेकिन वो दोनों अब भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उनके सेल की सीलिंग खुदी हुई थी और उनके सेल में ऐसे टूल्स थे जिससे उन्हें कई सालों के लिए सोलिटरी सेल में डाल दिया जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो गई। खुदाई करते समय कंक्रीट के बीच एक लोहे का बार आ गया, मतलब सीलिंग में होल करके बाहर निकलने के लिए उन्हें पहले उस बार को काटना होगा, जिसके लिए उन्हें आरी की जरूरत होगी। उन्हें पता था कि आरी वर्कशॉप में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उस आरी को सेंटर गेट से बचाकर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सेंटर गेट पर खड़े गार्ड्स के पास मीटर डिटेक्टर भी था। इसीलिए टीम अपना दिमाग लगाता है। वो अपने तंबाकू के पैकेट में उस छोटी सी आरी को छुपाता है, फिर सेंटर गेट पर जाकर बाकी कैदियों की लाइन में खड़ा हो गया। तभी वो देखता है कि कैदियों के पास जो सामान था उन्हें गार्ड्स खुद अपने हाथ में लेकर चेक कर रहे थे। लेकिन टीम ने तंबाकू के पैकेट में आरी डालने के बाद उसे वैसे ही पैक कर दिया था, जिससे गार्ड्स के पैकेट के अंदर चेक करने के चांसेस कम हो गए थे। इसीलिए टीम तंबाकू का पैकेट सीधा गार्ड्स के हाथ में थमा देता है। तब गार्ड उस पैकेट को ऊपर से चेक करने के बाद टीम को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अंदर जाने के बाद टीम आरी की ब्लेड को लाइटर से अच्छी तरह गर्म करता है, फिर ब्लेड को टूथब्रश के प्लास्टिक के हैंडल में गड़ाता है, जिससे आरी टूथब्रश के हैंडल में मजबूती के साथ चिपक गई। अब टीम आरी को गर्म करता है और बार को काटना शुरू करता है, जिससे कुछ ही देर में लोहे का बार कट गया। इसके बाद आरी और यूज किए गए टेप को वो कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। लेकिन अब भी कुछ टूल्स उनके सेल में रखे थे। आगे हम देखते हैं उन्हें सीलिंग को तोड़ते हुए 10 हफ्ते मतलब लगभग 2.5 महीने हो चुके थे। लेकिन उनके लिए असली परेशानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि अगली सुबह गार्ड सभी सेल्स को चेक करने आ गए। इसीलिए उन्होंने सभी टूल्स को जितनी अच्छी तरह से छुपा सकते थे छुपा दिया। लेकिन दोनों अब भी काफी घबरा रहे थे। फिर 2 गार्ड उनके सेल में तलाशी लेने आए। दोनों किसी भी समय पकड़े जा सकते थे, लेकिन दोनों गार्ड बस थोड़ी बहुत तलाशी लेने के बाद वहाँ से बाहर निकल गए। तब दोनों कैदियों ने चैन की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि अगली बार उनका सेल अच्छी तरह से चेक किया
गया तो वो दोनों बच नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्हें अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अब उन्हें खुदाई करते हुए 14 हफ्ते गुजर गए और उनका काम लगभग खत्म होने वाला है। तब टिम एक स्क्रू उठाकर सीलिंग पर ठोकता है, जिससे सीलिंग में एक छोटा छेद हो गया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। ये देखकर दोनों काफी खुश हो गए। उनका काम अब खत्म हो गया था, बस उन्हें सीलिंग में इतना बड़ा छेद करना था जिससे वो दोनों आराम से बाहर निकल सके। लेकिन उनके सेल को कभी भी सर्च किया जा सकता है, इसीलिए उनके पास बहुत कम समय बचा था, क्योंकि अगले सेल सर्च में दोनों जरूर पकड़े जाएंगे। इसीलिए उन्हें सीलिंग में बड़ा छेद करने के लिए कुछ बड़ा टूल चाहिए, जिससे कुछ ही वार में सीलिंग तुरंत टूट जाए और वो दोनों जल्द से जल्द भाग सके। तब टिम का ध्यान वर्कशॉप में रखे एक बड़े से हथौड़े पर गया, लेकिन उस हथौड़े को डोर स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। टिम अगर किसी तरह हथौड़ा उठा भी लेगा तो इतना बड़ा हथौड़ा वो सेंटर गेट से पास कैसे करेगा, लेकिन उस हथौड़े को सीलिंग तक ले जाना भी उनके लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए टिम काम करते हुए उस हथौड़े को उठाता है और एक टॉवेल में लपेटकर हथौड़े को अपने बैग में रख लेता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो सेंटर गेट के गार्ड को एक बार फिर से बेवकूफ बना देगा। इसीलिए टिम फिर से सेंटर गेट पर कैदियों की लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन घबराहट की वजह से उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। जब टिम लाइन में खड़ा था तभी एक ऑफिसर मेटल डिटेक्टर लेकर आया और सारे कैदियों को मेटल डिटेक्टर से चेक करने लगा। ये देखकर टिम ने सोच लिया था कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब टिम के सामने वाले कैदी की चेकिंग चल रही थी और अगला नंबर टिम का था, लेकिन तभी टिम ने गेट पर एक गार्ड को खड़ा देखा जो उसके पहचान का था। वो लाइन से हटकर उस गार्ड से बात करने चला गया। टिम उस गार्ड से हाथ मिलाता है और कुछ देर बात करता है। जब तक बाकी कैदी भी अंदर जा चुके थे तब वो गार्ड भी टिम को अंदर जाने कहता है और इस तरह टिम मेटल डिटेक्टर मशीन से बचकर अपने सेल में पहुंच गया। सेल में जाने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हथौड़े का इस्तेमाल 4 जुलाई को करेंगे, क्योंकि उस दिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और तब बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसकी आवाज में हथौड़ी की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। सबको यही लगेगा कि बाहर पटाखे फूट रहे हैं। अब 4 जुलाई आने में सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे थे। जेल के रूल के मुताबिक सारा दिन हर 1 घंटे में गार्ड्स कैदियों के सेल के सामने से गुजरते हैं, लेकिन रात में 10:30 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कैदियों के सोने के बाद कोई भी गार्ड सेल के सामने से चक्कर नहीं लगाता। मतलब 10:30 बजे के बाद उन दोनों के पास 8 घंटे का समय होगा। अब रात होने पर टीम अपने आर्टिस्ट होने का फायदा उठाता है। वो कागज और फेविकॉल की मदद से कुछ बॉल बनाता है जो बिल्कुल एक इंसान के सर जैसा था। फिर वो उस बॉल पर असली बाल चिपकाता है जो बाल उसने जेल के सलून से चुराए थे। बाल चिपकाने के बाद वो बॉल किसी इंसान के सर जैसी दिखने लगी। अब 4 जुलाई का दिन आया। दोनों अपने सेल में शाम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द फायर वर्क शुरू हो जाए और दोनों अपने काम पर लग जाए। कुछ देर में फायर वर्क शुरू हो गया और पटाखों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। तब टीम हथौड़ा निकालता है और जितनी बार फटाका फूटता वो उतनी बार हथौड़े को सीलिंग पर जोर से मारता। हथौड़े की मदद से सीलिंग तेजी से टूटने लगी और उसका छेद बड़ा होने लगा। जितना खोदने में उन्हें महीनों लगे थे, हथौड़े की मदद से उन्होंने उतना कुछ ही मिनटों में खोद लिया था। फटाके फूटते गए और सीलिंग का छेद भी बढ़ता गया। कुछ देर बाद सीलिंग में इतना बड़ा छेद हो गया जिससे दोनों आराम से निकल सकते थे। छेद होने के बाद दोनों आसमान की तरफ देखकर खुश होते हैं। अब भागने का समय आ गया था जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा खतरा उठाकर इतने महीनों तक मेहनत की थी। आगे टीम जल्दी से उनके बनाए हुए 2 डमी बेड पर रखता है और बॉडी के शेप के लिए अपने बहुत सारे कपड़े रखता है। फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट ढाक देता है जिससे ऐसा लग रहा था कि सच में बेड पर कोई सोया हो। इसके बाद दोनों अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर पर बहुत सारा वैसलीन मलते हैं ताकि उन्हें छेद से निकलने में परेशानी न जाए। इसके बाद वो लोग छेद के चारों तरफ प्लास्टिक बैग लगाते हैं ताकि बाहर निकलते समय उन्हें किसी तरह की चोट न लगे। फिर एक एक करके दोनों सीलिंग के छेद के ऊपर चढ़ गए। तब उन्हें वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। टीम ने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। टीम वेंटिलेशन डक्ट को काटता है। फिर दोनों एक एक करके उसमें घुस जाते हैं। टीम ने जेल में अपने 15 साल गुजारे थे, इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो सारी जिंदगी जेल में नहीं रहेगा और बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करेगा। भागते हुए टीम अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा कि कैसे उसने मर्डर किया। उसे उस औरत के परिवार पर दया आ रही थी, लेकिन अब वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी जीना चाहता था। यही सब सोचते हुए टीम और मॉर्गन वेंटिलेशन के आखिरी छोर तक पहुंच गए जहां से उन्हें अपने आजाद होने का रास्ता साफ नजर आ रहा था, लेकिन वहां से उन्हें लगभग 40 फीट नीचे कूदना होगा। इसीलिए दोनों वापस अपने सेल में आते हैं। फिर 6 जुलाई की रात दोनों अपनी अपनी बेडशीट निकाल कर उसे लपेटते हैं जिससे वो एक मजबूत रस्सी बना सके। इसके बाद दोनों 10:30 बजे का वेट करने लगे और जब गार्ड का आखिरी राउंड लगा उसके बाद दोनों ने वहां से भागने की तैयारी शुरू की। टीम के ऊपर जाने के बाद मॉर्गन टीम को पानी से भरी बकेट देता है ताकि वो दोनों ऊपर निकलने के बाद अपने शरीर पर लगे वैसलीन को साफ कर सके। फिर मॉर्गन अपनी डमी को अपने बेड पर रखकर ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी बॉडी पर लगे वैसलीन को साफ करते हैं। फिर दोनों कपड़े और अपना हुलिया बदलकर वेंटिलेशन डक्ट में घुस गए। वो अपने साथ बेडशीट से बनी रस्सी भी लेकर आए थे ताकि छत से 40 फीट नीचे उतर सके। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। तब दोनों मिलकर वेंटिलेशन की जाली तोड़कर छत पर निकलते हैं। फिर दोनों रेंगते हुए छत के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ एक लोहे की सीढ़ी बनी थी। टिम रस्सी को उस सीढ़ी से बांधता है। फिर जिस जगह से उन्हें
उन्हें भागना था उस रस्सी को दोनों वहां तक लेकर गए। फिर दोनों ने वहां से नीचे झांका, तब उन्होंने देखा कि उन्हें पूरी सावधानी के साथ रस्सी से नीचे उतरना होगा। अगर वो वहां से नीचे गिरे तो वो मर भी सकते हैं। फिर टिम रस्सी को नीचे फेंकता है। अब उनका आखिरी काम वहां से नीचे उतरना था, जिसके बाद दोनों पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। लेकिन मॉर्गन को इतनी ऊंचाई से उतरने में डर लग रहा था। उसे लगा वो नीचे गिरकर मर जाएगा, इसीलिए वो टिम से कहता है कि वो ये नहीं कर सकता। तब टिम उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, वरना वो पकड़े जाएंगे। तब टिम कहता है कि आजादी उनसे बस 40 फीट की दूरी पर है, इसीलिए उसे हिम्मत करनी होगी। फिर टिम कहता है कि वो मॉर्गन को वहां से उतर कर दिखाएगा, जिससे मॉर्गन को यकीन हो जाए कि वहां से उतरना इतना भी मुश्किल काम नहीं। अब टिम रस्सी पकड़कर वहां से नीचे उतरने लगा, लेकिन थोड़ा नीचे उतरने के बाद रस्सी टिम के पैर में लिपटकर फंस गई। रस्सी को अपने पैर से निकालने के चक्कर में उसका हाथ रस्सी से फिसल गया और वो सीधा नीचे गिर गया। टिम मरा नहीं था, लेकिन उसका एक हाथ और एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। टिम जहाँ गिरा था वहाँ प्रिजन की सिक्योरिटी लाइट आ रही थी, जिससे वो आसानी से गार्ड्स की नजर में आ जाएगा, इसीलिए उसे लाइट से अलग हटना था। लेकिन वो खुद को हिलाने की कंडीशन में भी नहीं था। तब टिम मॉर्गन से मदद मांगता है और उसे नीचे आने कहता है, लेकिन मॉर्गन पहले से डरा हुआ था, इसीलिए उसने नीचे आने से मना कर दिया। तब टिम रोने लगा। वो मॉर्गन से कहता है कि वो टिम को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तब मॉर्गन भी मान गया। वो हिम्मत करके नीचे आने की कोशिश करने लगा। मॉर्गन किसी तरह बिना गिरे नीचे पहुंच गया। वो टिम को जल्दी से उठाकर सिक्योरिटी लाइट से दूर करता है, लेकिन अब टिम बुरी तरह जख्मी था। अब बस उसका एक हाथ और एक पैर ही काम कर रहा था। मॉर्गन कहता है उन्हें वापस जेल में चले जाना चाहिए, लेकिन टिम अब भी वहाँ से भागना चाहता था। तब मॉर्गन टिम को अपना सहारा देता है और दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। वहाँ से निकलकर दोनों स्ट्रीट पर पहुँच गए, लेकिन उन्हें अब भी डर था कि गार्ड किसी भी समय उनकी बनाई डमी देख लेंगे और वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। टिम दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वो चलना जारी रखते हैं। तब टिम कहता है कि वो दोनों रूट 17 क्रॉस करके पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे, जिससे उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। अब सुबह हो चुकी थी और वो दोनों रूट 17 तक पहुंच गए थे, जिसे क्रॉस करते ही वो दोनों जंगल में घुस जाएंगे। तब मॉर्गन जल्दी से रोड क्रॉस करता है और उसके पीछे टिम भी लंगड़ाता हुआ रोड क्रॉस करता है, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक आ गया। टिम ने किसी तरह ट्रक से बचकर रोड क्रॉस कर लिया और दोनों जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद टिम चैन की सांस लेता है, क्योंकि पूरे 15 साल बाद उसने आजादी देखी थी। वो कुछ देर पेड़ों को देखता है और परिंदों की आवाज सुनता है। वही 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे गार्ड कैदियों को उठाने उनके सेल में गया। तब एक गार्ड टिम और मॉर्गन के सेल के पास जाकर उन्हें आवाज देता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो गार्ड उनके सेल में चला गया। वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाकर देखता है, तब उसे पता चला कि वो जिसे उठाने आया है वो तो बस 2 डमी है और असली कैदी फरार हो चुके हैं। ये बात एल्मायरा स्टेट प्रिजन के कमिश्नर को पता चली। तब वो अपने घर से भागता हुआ निकला, क्योंकि उसका घर प्रिजन से 2 घंटे की दूरी पर था। ये देखकर सभी गार्ड और ऑफिसर घबरा गए, क्योंकि वो दोनों खूनी थे और अब वो बाहर खुले में घूम रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले कमिश्नर ने सारे कैदियों को अपने अपने सेल में लॉक करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद उस एरिया में जितने भी लोकल पुलिस और शेरिफ थे, उन्हें दोनों के भागने की खबर दी गई। तब हमें पता चला कि टिम जिस घर में चोरी करने गया था, तब उसने एक औरत का खून किया था, लेकिन टिम ने उस औरत को मारने से पहले उसका रेप भी किया था और उस वक्त वो औरत 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। टिम ने ना सिर्फ उस औरत को मारा था, बल्कि उसके होने वाले 8 महीने के बच्चे को भी पैदा होने से पहले ही मार दिया था। इसीलिए पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत थी और किसी भी कीमत पर टिम और मॉर्गन को पकड़ना था। इसीलिए न्यूयॉर्क शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी गई और एक चॉपर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वही दूसरी तरफ टिम और मॉर्गन जंगल में एक झरने के पास जाकर पानी पीते हैं। टिम जब पानी पी रहा था, तभी उन्हें चॉपर की आवाज सुनाई दी। उन्हें पता था कि वो चॉपर उन्हें ही ढूंढ रहा है, इसीलिए दोनों किसी तरह खुद को कवर करने भागते हैं। उधर उनके भागने की खबर रेडियो पर चलाई गई, जिसे वो ट्रक ड्राइवर भी सुनता है, जिसने दोनों को रोड क्रॉस करते हुए देखा था। इसीलिए करीब दोपहर 1:30 बजे ड्राइवर पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसने 2 लोगों को रूट 17 क्रॉस करके जंगल में जाते देखा। अब पुलिस को पता चल गया था कि दोनों जंगल में छुपे हुए हैं। अब उन्हें पूरा शहर छानने की जरूरत नहीं। वही दूसरी तरफ दोनों को जंगल में एक खाली ट्रक मिला, जहाँ वो दोनों कुछ देर आराम कर सकते थे और चॉपर से बच सकते थे। इसीलिए वो दोनों उस ट्रक में चले गए, जो अंदर से बिल्कुल एक घर जैसा था। अंदर जाने के बाद दोनों कुछ देर आराम करते हैं, क्योंकि दोनों काफी थक चुके थे और टिम की हालत जख्मी होने की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी। अब 8 जुलाई का दिन निकला। चॉपर अब भी उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वो दोनों उस ट्रक में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उन्होंने दोबारा चॉपर की आवाज सुनी और दोनों वहाँ से भाग निकले। लेकिन सुबह तक टिम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे ठीक से चलना भी नहीं हो रहा था, लेकिन खुद को बचाने के लिए दोनों जंगल में भागने लगे। अब उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलना होगा, तभी वो दोनों बच सकते हैं। इसीलिए दोनों किसी तरह रोड तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पहले से पुलिस का बंदोबस्त लगा था। मॉर्गन ने उन पुलिस वालों को देख लिया, इसीलिए उन्हें अब दूसरे रास्ते की तरफ जाना होगा। अब उन्हें चलते हुए शाम हो चुकी थी और टिम भी हिम्मत हार चुका था, लेकिन वो दोनों चलते हुए किसी तरह एक पार्किंग लॉट के पास पहुंच गए और वहाँ कोई पुलिस वाला भी नहीं था। तब वो दोनों एक वैन चुराने का प्लान बनाते हैं, जिससे वो शहर से बाहर जा सके। इसी
इसीलिए मॉर्गन जल्दी से भागकर एक वैन के पास गया और उसे चालू करके भागने लगा। तब टिम भी हिम्मत करके उस वैन में चढ़ गया और दोनों वहाँ से निकल गए। लेकिन वैन के ओनर ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को वैन चोरी करने की खबर देता है। शाम के 7 बज रहे थे और एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। तभी उसे रेडियो पर वैन चोरी होने की खबर मिली और चोरों का हुलिया टिम और मॉर्गन से मैच हो रहा था। मतलब पुलिस को अब उन्हें पकड़ने के लिए बस सफेद वैन ढूंढनी होगी। कुछ दूर चलने के बाद ऑफिसर को वैसी ही एक वैन सिग्नल पर खड़ी दिखी, इसीलिए वो उस वैन का पीछा करने लगा। पीछा करते हुए वो बाकी पुलिस वालों को भी खबर करता है और धीरे धीरे बहुत सारी पुलिस की कार उस वैन का पीछा करने लगी। टिम और मॉर्गन ने देख लिया था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है और कुछ देर में ही उनकी वैन को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब दोनों वैन रोककर बाहर आए। फिर पुलिस उन्हें गन पॉइंट पर लेती है, लेकिन टिम का एक हाथ टूटा होने की वजह से उसने अपना हाथ शर्ट के अंदर छुपा कर रखा था। तब पुलिस ऑफिसर को लगा कि टिम ने कोई हथियार छुपा कर रखा है और वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए पुलिस वाला उसे हाथ बाहर निकालने कहता है। लेकिन टिम अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। तब एक ऑफिसर टिम के पीछे से तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसके ऊपर कूदकर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद टिम को अरेस्ट कर लिया गया। उन दोनों ने जेल से भागने के लिए 17 हफ्ते मतलब लगभग 5 महीने मेहनत की थी, लेकिन वो दोनों जेल से भागने के 3 दिन बाद ही पकड़े गए। एपिसोड के आखिर में हम असली मॉर्गन को देखते हैं, जिसे 7.5 साल के लिए सोलिटरी सेल में डाल दिया गया। फिर हम असली टिम की फुटेज भी देखते हैं, जिसकी सजा 49 साल से बढ़ाकर 55 साल कर दी गई, जिसमें से 10 साल उसे सोलिटरी सेल में बिताने होंगे। टिम को 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है और बाकी के 23 घंटे वो उसी सेल में पड़ा रहता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसके और भी एपिसोड देखने हैं, तब मैं इसके और भी एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।